टाइम नोट कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, हम अभियान एकेडमी की तरफ से क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें आज का वीडियो नंबर 5 है। आज की वीडियो में मेन फोकस हमारा सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चंस पर है। तो पहले वाले भी क्वेश्चन में जो है सॉफ्ट स्किल के कुछ आए थे। सॉफ्ट स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टोटल कोर्स का 50% से ज्यादा कवर होता है और आपको भी समझना चाहिए। हमारे बीच हमारे संस्थान के सबसे सीनियर फैकल्टी श्री एपी खरे साहब हैं, जो कि स्टेट बैंक से रिटायर्ड एजीएम हैं, प्लस कई सेक्टर में काम भी कर चुके हैं और हमारे संस्थान के सीनियर फैकल्टी भी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और अन्य लोग हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं कि डीआरए के रूप में जब आप किसी उधारकर्ता के आवास पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उधारकर्ता शहर के बाहर है। घर में कुछ आगंतुक या मेहमान हैं। आपके कार्यवाही का उचित पाठ्यक्रम, अब इसमें जो है आप क्या क्या करेंगे, इस पर जो है 3-4 प्रश्न है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ तक कि बच्चों की उपस्थिति में वयस्क परिवार के सदस्यों के साथ डिफॉल्ट खाता चर्चा करने के लिए। दूसरा है, जहां तक कि आगंतुकों की उपस्थिति में वयस्क परिवार के सदस्यों के साथ डिफॉल्टर खाता चर्चा करने के लिए। अगला है, जैसा कि उधारकर्ता घर में मौजूद नहीं है, आपको उस व्यक्ति को देखने के लिए एक और दिन चुनना होगा जिसे आप देखने और छोड़ने आए थे। इनमें से कौन सा उचित है? तो मिश्रा जी इसका उत्तर बोले। इसका उत्तर होगा जैसा कि उधारकर्ता घर में मौजूद नहीं है, आपको उस व्यक्ति को देखने के लिए एक और दिन चुनना होगा जिसे आप देखने और छोड़ने आए थे। ठीक है, ये सही आंसर है, क्योंकि आप किसी से भी चर्चा नहीं करेंगे, उनके रिलेटिव और लोगों से नहीं करेंगे, पूरा कर्टसी सेक्रेसी मेंटेन होगी। अगला क्वेश्चन मैं हरे साहब को बोलूंगा कि वो पढ़ें और उसका उत्तर जो है हम इधर से देंगे। मेरा अगला सवाल है आप लोगों से। एक ग्राहक के साथ बातचीत करते समय यह एक रिकवरी एजेंट के रूप में आपके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने की मांग करता है। ऐसे मामले में आप उसे बताएंगे कि रिकवरी एजेंट को का क्या अधिकार है। मेरा पहला ऑप्शन है, आवश्यकता पड़ने पर ग्राहक से बकाया राशि प्राप्त करने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ग्राहक को मौखिक रूप से धमकी और ग्राहक का दुरुपयोग यदि आवश्यक हो तो। तीसरा ऑप्शन है, यदि आवश्यक हो ग्राहक से देय राशि इकट्ठा करने के लिए साधनों का उपयोग। जी, अगला है, शायद खरे साहब के उसमें कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। बैंक के निर्देश है कि उसे निर्धारित चुकाने के लिए लगे हुए हैं का पालन करें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी विशाल मिश्रा जी, आप जवाब दे रहे हैं? जी सर, जवाब दिया अभी। अच्छा जी बताएं। बैंक के निर्देश हैं कि निर्धारित कार्य के लिए लगे हुए हैं का पालन करें। सही बात, मतलब फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बैंक दैट हैड engaged him for the stipulated task, इंग्लिश में है। हाँ, खरे साहब अगला सर। मेरा अगला सवाल है, आप ग्राहक के कार्यालय में पहुंचते हैं और ग्राहक के इंतजार के दौरान आप अपने कार्यालय के सहयोगियों के साथ बैंक को उसके बकाया का भुगतान करने में ग्राहक की अक्षमता पर चर्चा करना शुरू करते हैं। क्या आपके कार्यालय के सहयोगियों के सामने ग्राहकों के बकाया के बारे में बात करने के लिए रिकवरी एजेंट के रूप में यह उपयुक्त है?
नीचे जो ऑप्शन है, मेरा पहला ऑप्शन है हाँ, इससे उसे अपने बकाया का भुगतान तेजी से करने का दबाव होगा। ऑप्शन बी, हाँ, यह उसकी निजता पर कुठाराघात करेगा और उसे नुकसान पहुंचाएगा। ऑप्शन सी, हाँ, यह उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा करेगा। और ऑप्शन डी, नहीं, किसी के साथ ग्राहकों का विवरण साझा करना सही नहीं है। इसका सही आंसर विशाल मिश्रा जी जवाब दीजिए आप। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नहीं किसी के साथ ग्राहकों का विवरण साझा करना सही। नो इट इज नॉट करेक्ट टू शेयर कस्टमर डिटेल्स एनीवन। करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली, आपका बिल्कुल सही है जवाब ये। मेरा अगला सवाल है घृत लहरे जी से। आप उधारकर्ता के स्थान पर हैं और ग्राहक कहता है कि वह आपसे बात नहीं कर पाएगा क्योंकि वह अपने वास्तविक कारण के लिए अपना घर छोड़ने के लिए आए हैं। ऐसे मामले में आप क्या कहेंगे? नंबर 1, उधारकर्ता के घर को छोड़ दें और उधारकर्ता के वापस आने पर आप वापस आने तक उधारकर्ता के घर में रहें। तीसरा ऑप्शन, उधारकर्ता को बताएं कि वह अपना घर तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि वह अपना बकाया नहीं चुकाता। और चौथा ऑप्शन, उसे बताएं कि आप अपने पड़ोसी के घर पर इंतजार करेंगे। बताइए जी, बताइए। ऑप्शन ए, उधारकर्ता के घर को छोड़ दें और उधारकर्ता के वापस आने का वापस आ जाएं। सही बात है। एक्चुअल ऐसे जितने भी प्रश्न रहते हैं तो परिस्थितियों बस जो है क्या क्या स्थितियां आती हैं इसको हम लोग समझा रहे हैं आप लोगों को कई प्रश्न देख करके। और ये जो है बिल्कुल विवेक पर अपना वो होगा। तो आपका जो है मेन थ्रस्ट जो है क्या रहेगा, किस सिचुएशन में कैसे ग्राहक से बात करेंगे, इसी पर सॉफ्ट स्किल पर ये सब प्रश्न। अरे साहब अगला प्रश्न सर। मेरा अगला सवाल है, आप पहले या बाद में किसी ग्राहक से मुलाकात कर सकते हैं कि मॉडल नीति द्वारा निर्धारित समय। इसका अंग्रेजी में यू कैन विजिट ए कस्टमर अर्लियर और लेटर दैट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द मॉडल पॉलिसी व्हेन। पहला ऑप्शन, आपको लगता है कि उसके रोजगार की प्रकृति के कारण जैसे कि पारियों में काम करना ग्राहक इन घंटों में बाहर उपलब्ध हैं। दूसरा ऑप्शन है, आपको लगता है कि आपके लिए इन घंटों में बाहर जाना आपके लिए असुविधाजनक है। आपको लगता है कि ग्राहक के परिवार के लिए इन घंटों के दौरान उनसे मिलना सुविधाजनक है। और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। सही बात है। तो चलिए सर अगला प्रश्न करते रहेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो निर्धारित समयावधि है उसके पश्चात आप उससे तभी मिल सकते हैं जब वो आपको अपनी सहमति दे कि मैं शिफ्ट ड्यूटीज की वजह से इस समय नहीं रहता हूं, तो मुझे आप निर्धारित समयावधि के बाद में संपर्क कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसमें आंसर चौथा ऑप्शन बताया है। समझ गए आप लोग? मेरा अगला सवाल है आपसे कि श्री राज, एक ग्राहक ने अपनी पैसे की वसूली से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच फोन करने से बचने के लिए कहा है। समय सुबह 10:15 बजे है और आपको अपने पिछले महीने के बकाया का भुगतान करने के लिए उसे याद दिलाना होगा। ऐसे मामले में आप पहला ऑप्शन है उसे तुरंत बुलाओ और उसे याद दिलाओ। दूसरा ऑप्शन है करीब 10:30 पर उसे फोन करके याद दिलाएं। तीसरा ऑप्शन है उसे कॉल करें और उसे बताएं कि आपने उसे याद दिलाने के लिए केवल 10 मिनट का समय लेंगे। और चौथा ऑप्शन है सुबह 11 बजे के बाद उसे फोन करने पर याद दिलाएं। इसका सही उत्तर होगा सर ऑप्शन नंबर डी, सुबह 11 बजे के बाद उसे फोन करके याद दिलाएं। कॉल हिम आफ्टर 11 AM till remind। हाँ ओके, सही बात जी, सही जवाब है आपका। मेरा अगला सवाल है आपसे, वसूली एजेंट के रूप में आपको ऋणी के साथ व्यवहार करना चाहिए। पहला ऑप्शन, उचित सम्मान और शिष्टाचार के साथ। दूसरा ऑप्शन, साथी के रूप में
मानव के रूप में, मानविक व्यवहार। तीसरा ऑप्शन सहानुभूति और समझ के साथ, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए। इसका सही उत्तर होगा सर ऑप्शन नंबर ए, उचित सम्मान और शिष्टाचार के साथ। हाँ, यस, with due respect and courtesy। बिल्कुल। हमारी नीलू आ गई हैं। अब अगले प्रश्न का उत्तर जो है नीलू देंगी जी। हाँ कल। हाँ, मेरा अगला सवाल नीलू मैडम से है। संग्रह प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विकास और घटनाओं का दस्तावेजीकरण करने के अलावा बैंक ने डीआरए को रिकॉर्ड करने की सलाह भी दी है। ऑप्शन नंबर 1 देनदार का पारिवारिक इतिहास। ऑप्शन नंबर 2 पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के दौरान डिफॉल्ट रूप में रखे गए देनदार के साथ डीआरए के वार्तालाप। ऑप्शन नंबर सी डिफॉल्ट कर्जदारों की गतिविधियां। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नीलू मैडम। हाँ सर। इसका जवाब आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 125 था। एक मिनट सर। शायद कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। मैं इनपुट दे रहा हूँ कि conversation of the DRA with the defaulted debtors held during the रिकवरी प्रोसेस, इसको जो है रिकॉर्ड करना है कि पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के दौरान डिफॉल्टर रूप में रखे गए देनदार के साथ डीआरए के वार्तालाप को रिकॉर्ड करना। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 126 ये करें खरे साहब। ये क्वेश्चन नंबर 126 नीलू मैडम आपसे है। रिकवरी एजेंट के द्वारा जी सर। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज लिया जाना चाहिए और ग्राहकों को मांग पर दिखा जाना चाहिए? नंबर 1 रिकवरी एजेंट के साथ रिकवरी समझौता। नंबर 2 निर्दिष्ट देनदार से बकाया राशि एकत्र करने के लिए प्राधिकरण पत्र। नंबर 3 पैन कार्ड। और नंबर 4 ऊपर ए और बी बोथ, ए और बी दोनों। सर इसका आंसर है ऊपर का जो ए और बी है दोनों, मतलब रिकवरी एजेंट के साथ रिकवरी समझौता और निर्दिष्ट देनदार के बकाया राशि एकत्र करने के लिए प्राधिकरण पत्र, ये दोनों ही आंसर इसके सही है। मतलब इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है और विथ एक्सप्लेनेशन आपने दिया, गुड। मेरा अगला सवाल है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब लागू हुआ? जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या अपन पीएमएलए जिसको कहते हैं, वो कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा ऑप्शन 2004, तीसरा ऑप्शन 2005 और चौथा ऑप्शन 2002। सर इसका सही आंसर है सी 2005। 2005 में जो है ये एक्ट जो है वो लागू किया गया था। बिल्कुल सही आपका बनाया जवाब। गया था 2002 से ही चालू हुआ था। हाँ, 2002 में बनाया गया था, बाद में 2005 से जो है स्ट्रिक्टली इसको लागू किया गया है ना, जिसके कई आरबीआई के दिशा निर्देश ये सब आए। हाँ चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी श्रेणियों में परिसंपत्तियों या ऋण वर्गीकृत किया है? एज पर प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स, RBI has classified assets or loans into how many categories? मेरा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। ये मेरा सवाल नीलू मैडम आपसे है ये। हाँ सर, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स और लॉस एसेट्स और डाउटफुल एसेट्स। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नहीं, थोड़ा सा संशोधन करूंगा, है ना। जी। स्टैंडर्ड एसेट्स पहला, दूसरा जो है सब स्टैंडर्ड, तीसरा जो है डाउटफुल और चौथा जो है लॉस एसेट। समझ गए? हाँ। ये 4 कैटेगरी है। ठीक है, फिर से रिपीट करते रहे सबके लिए। स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। डाउटफुल, लॉस एसेट। ओके, थैंक यू, गुड। आगे बढ़े। मेरा अगला सवाल है
तारुणी मैडम आप रेडी हैं? यस सर। 129 रहने Yes. दीजिए सर। मेरा सवाल है आपसे, निम्नलिखित में से 129 कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की एक उपश्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उपश्रेणी नहीं है? या इंग्लिश में इसका क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय स्टेट बैंक और उसकी सहायक कंपनियां, ऑप्शन नंबर 2 स्थानीय क्षेत्र के बैंक, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीयकृत बैंक और ऑप्शन नंबर 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। बताइए तारिणी मैडम, आप जवाब देनी इसका क्वेश्चन। यस सर। बताइए 129 है ये सवाल नंबर। सर आंसर होगा रीजनल रूरल बैंक। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो सब कैटेगरी पब्लिक सेक्टर बैंक की है उसमें रीजनल रूरल बैंक उसमें शामिल नहीं है। फिर मेरा अगला सवाल है, ये है इनसे विशाल मिश्रा जी, आपसे है मेरा अगला सवाल कि मौखिक संचार में निम्नलिखित शामिल हैं: लिखित शब्द, कहे गए शब्द, चेहरे के हाव भाव और उपरोक्त बी और सी दोनों। हाँ सर, इसका दो आंसर सही है, एक तो कहे गए सब और चेहरे के भाव, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल आपका सही जवाब है, क्योंकि इसमें जो है स्पोकन वर्ड्स या कहे गए शब्द और सी फेशियल एक्सप्रेशंस, ये दोनों मौखिक संचार के हिस्से हैं। आपका जवाब एकदम सही है। थैंक यू खैर साहब। हम खैर साहब थैंक यू। अभी हम चूंकि वीडियो छोटे छोटे कर रहे हैं, तो हम तो 130 तक का जो है एक वीडियो कर रहे हैं।